आइए दोस्तों, आज जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जन्म 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक का उनका कार्यकाल था। लगभग 18 महीने तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था। परिवहन मंत्री की कार्यकाल में उन्होंने प्रथम महिला संवाहकों यानी कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहांत हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर और पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में यानी कि 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में लाला शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। अंत सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक या क्लर्क की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर जी को परिवार वाले प्यार में नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ राम दुलारी ने अपने पिता हजारी लाल के घर पर मिर्ज़ापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उनका प्राथमिक शिक्षण ग्रहण हुआ। उसके बाद उनकी शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ में शास्त्री जी की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री जी लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री जी शब्द लाल बहादुर जी के नाम का पर्याय ही बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता जी और शास्त्री जी की 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां कुसुम और सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री स्वस्थ थे, जबकि शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम
और आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम जिन्हें आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। भारत छोड़ो आंदोलन में शास्त्री जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर अगस्त क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में गांधी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। और इतना ही नहीं, नेहरू जी के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी वो बने। आइए उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यावहारिक और जनता की आवश्यकता के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर सायंकाली 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरानुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हो गया। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारे वस्तुस्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र का उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा लगाया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गए। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। भारत पाक युद्ध के दौरान 6 सितंबर को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रताप के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रताप के काफिले पर भी भीषण हमला हुआ और इन्हें अपना वाहन छोड़कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय स्थल सेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर है परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद रखता है। उन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न
प्रमाणित किया। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के आगे यमुना किनारे ही उनकी समाधि बनाई गई और उस स्थल का नाम विजय घाट दे दिया। जब तक कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को शास्त्री का विधिवत उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाते जाते हैं। बहुतेर लोगों का, जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। पहली इंक्वायरी राजनारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई, ऐसे बताया गया। मजे की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 2019 में जब यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर RN चूग और कुछ रूस के कुछ डॉक्टर ने मिलकर उनकी मौत की जांच की, तो परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उसने भी अपनी मजबूरी जताई। शास्त्री जी की मौत में संभावित साजिश की पूरी पोल आउटलुक नाम की एक पत्रिका ने लिखी है। 2009 में जब साउथ एशिया पर CIA की अंग्रेजी नामक पुस्तक के लेखक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह कहना कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रहस्य पर से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेष का अधिकारों को ठेस भी पहुंच सकती है। यह तमाम कारण हैं जिससे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सका। सबसे पहले सन 1970 में एक पुस्तक ललिता के आंसू में शास्त्री जी की मृत्यु की करुण कथा को स्वाभाविक ढंग से उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री के माध्यम से कहलवाया गया था। उस समय सन 1978 में ललिता जी जीवित थी। यह नई कुछ समय पूर्व प्रकाशित एक अन्य अंग्रेजी पुस्तक में लेखक पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी, जो उस समय ताशकंद में शास्त्री जी के साथ गए थे, इस घटना चक्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है। गत वर्ष जुलाई 2012 में शास्त्री जी के तीसरे पुत्र सुनील शास्त्री ने भी भारत सरकार में इस रहस्य से पर्दा हटाने की मांग की। मित्रोखोन अर्काई नामक पुस्तक में भारत से संबंधित अध्याय को पढ़ने पर ताशकंद समझौते के बारे में एवं उस समय के राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है।